अस्सलामुअलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, आज टाइम कम है तो जल्दी से बताएं, ऑटोमेटीन का होमवर्क किया है? उसमें फाइनेंस कॉस्ट में एक मसला हो सकता था, वो मैंने पहले बता दिया था। और कोई मसला है तो बताएं, जल्दी मुझे। ओपनिंग स्टॉक में क्या मसला है? जो पिछला क्लोजिंग है, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा ये पूछें। कॉस्ट ऑफ सेल, हाँ। जो क्लोजिंग है वो अगला ओपनिंग है। जो एक महीने का क्लोजिंग है वही अगले महीने का ओपनिंग है। जी बोले। हाँ बोले जी। नहीं तो इसमें आपका एतराज क्या है? कौन सी फिगर बता दी हो? हाँ हाँ, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया? हाँ हाँ, तो ये 5 और 2 और वो क्या है? किधर गया पॉइंट प्लांट वाला? पहला नहीं तो ये प्लांट खरीदने की बात हो रही है। परचेजेस गुड्स की परचेजेस है। वर्किंग टू, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर कैसे निकलनी है? अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80%, ये चलेगा दिसंबर तक। उसके बाद अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स का, तो ये क्लोजिंग स्टॉक्स ऐसे निकले हुए। नहीं, दिसंबर के क्लोजिंग स्टॉक तक बस जी। अक्टूबर की कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली है 8.4। ये अक्टूबर वाले कॉलम में देखो ना, वर्किंग टू में इसका 80% लिया। ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया सितंबर का 6.72। और चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल सितंबर में कोई नहीं है, ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं है, तो ये सारी की सारी परचेजेस आ गई। तो पहले का तो पता है ना। हाँ, तो अगली दफा ओपनिंग 2.2 लिखा हुआ है, 2.22। नहीं 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 नहीं, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, ये सारी की सारी लाइन एक ही बार में नहीं निकल सकती। ये हर महीना क्लोज होगा तो अगला ओपनिंग बनेगा। पहले कॉलम का ओपनिंग 12 मिलियन दिया हुआ था, उस पहले महीने का तो हमें लिख देना। फिर जब महीना एंड होगा और उसमें फिर फाइनेंस कॉस्ट निकलेगी, फिर जो क्लोजिंग निकलेगा उसके बाद वो अगला ओपनिंग बनेगा। यानी पहले पहला कॉलम पूरा होगा तो अगले कॉलम की बारी आएगी जी। तो उसको हमने मंथली करना था तो 1/12 कर लिया।
10% है, तो जब वो 2.2 मिलियन पे इंटरेस्ट लगाएंगे 10% और 1 मंथ का, तो 1/12 कर ली, क्योंकि सवाल में कहा हुआ है, सवाल में कहा हुआ है लास्ट पॉइंट में कि मार्कअप इज पेएबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑन द क्लोजिंग बैलेंस, इसलिए क्लोजिंग पे लगा रहे हैं जी। जी 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 नहीं, सेल नहीं की ना, क्योंकि हमने काम ही सितंबर में शुरू किया है और आपको सवाल में सेल्स बताई ही अक्टूबर की है। अगर सेल्स सितंबर में कोई होती तो बता देते क्या? हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है कि वो अक्टूबर से ट्रेडिंग शुरू कर रहा है, तो इसलिए सितंबर में कोई सेल ही नहीं है। कमीशन लिखा हुआ है ना, 80% of the credit sales would be generated by salesmen। अब उन्हीं की बात आगे चल रही है, who would receive 5% commission on sales, तो उनको उन्हीं सेल्स पे कमीशन देंगे ना जो उन्होंने किया है, तो 80% निकालने के बाद 5% लगेगा, उन लोगों को उसी सेल की कमीशन मिलनी है जो उन्होंने की है जी। मार्केटिंग किसके साथ वेरी करता होगा? मार्केटिंग किस लिए कर रहे हैं, परचेज के लिए कि सेल के लिए? तो सेल के साथ ही करेगा। और पूछें जल्दी, ये सवाल किया किस किसने? चल माशाल्लाह, और कुछ नहीं पूछना? नहीं, कुछ भी नहीं। और तो आसान सवाल था, आसान नहीं था। अच्छा चलो, मुश्किल था, हो गया कि नहीं? अच्छा, अभी आज मैं आपको 2 सवाल होमवर्क दे रहा हूं, जिनमें से एक करना है और एक पढ़ना है। वो जो करना है वो है जो आपने टेस्ट दिया है, जो आपने टेस्ट दिया है, नहीं दिया कल टेस्ट, तो वो मैंने 5 पेपर का सवाल ही डाला था उसमें, तो वो अब आज होमवर्क है। वो है जी, इन सवालों में से क्वेश्चन नंबर स्प्रिंग 12 होगा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 स्प्रिंग 2012, मार्च 2012 अटेम्प्ट का सवाल है, जिंक लिमिटेड के नाम का, ये टेस्ट में डाला हुआ था, ये आज का होमवर्क है आपका, क्योंकि अब से जो मैं सवाल शुरू करने लगा हूं, ये एक अगला ही लेवल है सवालों का, ये हाई लेवल है। होता ये था कि ये जो अभी सवाल किए ना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के ही थे, लेकिन फिर ये सिलेबस से निकल गया और ये ऑटम 15 में दोबारा सिलेबस में आया, और जब दोबारा आया तो धमाकेदार एंट्री थी, और जो उसके सवालों का लेवल था वो फाइनल लेवल के सवालों का था, और उसकी एक निशानी ये भी थी कि जो इसके आईकैप ने क्वेश्चन बैंक में सवाल डाले वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनल के सवाल थे, तो अब वो ही लेवल आपका लेवल है। ऑटम 15 से ऑनवर्ड जो लेवल सवालों का बना है, ये सिर्फ एक ऑटम 18 था जिसका सवाल निस्बतन आसान था, ये जो आपने होमवर्क किया है, और इसके बाद ये सवाल नहीं आया दोबारा, कैश बजट नहीं आया दोबारा, लेकिन इनकम स्टेटमेंट आ रही है और उन सवालों का लेवल हाई है। तो जो आज से ऑनवर्ड करने लगे ना, ये शिफ्ट होने लगी, ये सवालों की एक शिफ्ट होने लगी, और ये आज कल अगले वीक ये प्रैक्टिस ही से आप इंप्रूवमेंट आनी, प्रैक्टिस ही कराऊंगा मैं, बोर्ड पे करूंगा, होमवर्क दूंगा, लेकिन इसमें सवालों की प्रैक्टिस से ही सीखना है आपने। तो अब आज से सवालों का लेवल बिल्कुल चेंज होने लगा। तो ये जो ऑटम 15 अटेम्प्ट से ये शुरू हुआ मामला, ऑटम 15 का सवाल बहुत ही टफ था,
और उसके टफ होने की रीजन सिर्फ उसकी कैलकुलेशन का मुश्किल होना नहीं है, उसकी ड्राफ्टिंग इतनी अजीब सी थी कि उस सवाल को समझना बड़ा मुश्किल काम था। मैंने उसका सोल्यूशन बना के कोशिश की है कि उसका सोल्यूशन को एक्सप्लेन भी कर दूं, कोशिश की हुई है। ये सवाल मैं ना करवाता, अभी भी जिन लोगों को उम्मीद है ना कि पेपर ड्रॉप करना है, वो ना करना, ये अगली दफा से ये सवाल मैं ना करवाता, लेकिन सिर्फ इसलिए इस तरह के सवाल करवाए जाते हैं कि आईकैप पे ट्रेंड है कि पिछली कुछ अटेम्प्ट्स का मुश्किल सवाल वो रिपीट होता है। तो अगर ये सवाल दोबारा टेस्ट हुआ तो आप करने के काबिल हो। सिर्फ इस नियत से सवाल को करिएगा। इस सवाल को पढ़ते हुए अगर आप ये सोचेंगे कि ये पेपर में नहीं होना था, तो नहीं होना था, वाकई नहीं होना था। ये बहुत अजीब सा सवाल था, लेकिन आप इसको एक असाइनमेंट के तौर पे समझिएगा। और इस सवाल में एक वर्डिंग भी चेंज करा देता हूं। ऑटम 15 पे आए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वीन ज्वेल्स। अच्छा, एक आपको मैंने सवाल होमवर्क दिया है, जिंक लिमिटेड, जो कल टेस्ट में था आप लोगों को, जिन लोगों ने टेस्ट दिया था। बहरहाल आज वो होमवर्क है, दोबारा कर लीजिएगा। उसमें सिर्फ एक विदहोल्डिंग टैक्स वाला पॉइंट है, वो मैं चाहता हूं कि आप पहले खुद गौर करें, फिर कल जब करके आएंगे तो डिस्कस कर लूंगा। सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्स वाला उसमें एक पॉइंट है। जी, गलती हो गई, माजरत चाहता हूँ। उस सवाल का लेवल हाई था। सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्स वाले पॉइंट का मसला है ना, बाकी तो ठीक था ना, तो बाकी तो कर लेना चाहिए था। ओपनिंग नहीं निकालना होता, क्लोजिंग निकालना होता है। जब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो वही ओपनिंग स्टॉक अगला होगा। तो ओपनिंग स्टॉक की फिक्र ना करें, क्लोजिंग स्टॉक की फिक्र करें। क्लोजिंग कैसे निकालना है। स्प्रिंग 2012 होमवर्क है, करना है। दूसरा मैंने पढ़ने वाला सवाल जो कह रहा हूं वो ऑटम 2015, क्वीन ज्वेल्स। इस सवाल को पहले पढ़िएगा और इसको एक असाइनमेंट, एक एग्जाम्पल की तरह सोल्यूशन भी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। कोशिश करें जितना सवाल समझ आ जाए, कोशिश करें जितना सोल्यूशन समझ आ जाए। कमजोर दिल हजरात बेशक इस सवाल को छोड़ दें, लेकिन जो इस बात के लिए मेंटली तैयार हैं कि अगर ऐसा सवाल पेपर में आ जाए तो हम करना चाहते हैं, तो इसलिए ये सवाल दे रहा हूं। इस सवाल को करने को नहीं कह रहा, नहीं होगा। अच्छा, जो एक बिल्कुल एलीट क्लास होती है ना, वो जरूर ट्राई करना है सवाल को। कुछ होंगे बच्चे आप में, वो जरूर इस सवाल को ट्राई करना। बाकी इस सवाल को पढ़ें और सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करें, ताकि फिर कल मैं इसमें डिस्कशन कर सकूं। सिर्फ इस नियत से कि अगर दोबारा टेस्ट हो जाए तो आप हाथ पैर चला सकें। इसमें चेंज एक ये कर लें, आल्दो कि वो टेक्निकली बात इतनी गलत नहीं है, लेकिन वो डुअल मीनिंग है, एम्बिग्विटी बन रही है उसकी वजह से, तो इसलिए मैं वर्ड चेंज करा देता हूं। पॉइंट नंबर 1 से ऊपर वाला पैराग्राफ, हाई वैल्यू आइटम्स, पहुंचे? इसके लाइन के एंड पे लिखा हुआ है डिस्पैच्ड आफ्टर 15 डेज ऑफ। ये जो ऑफ के बाद लिखा हुआ है ना, रिसीट ऑफ पेमेंट, रिसीट ऑफ पेमेंट काट के ऑर्डर लिख लें, यानी बन जाएगा 15 डेज ऑफ ऑर्डर। अब ये सवाल ट्राई करके आइएगा। सवाल एक मैंने स्प्रिंग 12 दिया है, वो तो करना है। उसमें सिर्फ एक नया और डिफरेंट पॉइंट विदहोल्डिंग टैक्स है, लेकिन वो मैं चाहता हूं कि आप खुद ही उसकी अंग्रेजी पढ़ के अंदाजा लगाएं। जिस तरह ये इस सवाल में कमीशन थी ना, कुछ पर्टिकुलर सेल से रिलेटेड, तो ये उस तरह का एक पॉइंट है। तो ये स्प्रिंग 12 सब सारे करके आइएगा। जो ऑटम 15 है ये आप पढ़ के समझ के आइएगा बस। ओके, चलें अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और अगले लेवल।
नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन समझा रहा हूं। अभी तक जो कैश बजट के सवाल किए उनमें नॉर्मली ऐसा था कि बजटेड सेल्स बताई हुई थी, बजटेड सेल्स बताई हुई थी कि जुलाई अगस्त सितंबर इतनी इतनी सेल्स होंगी, और बजटेड सेल्स पता है तो वहीं से लिंक करके आगे फिर परचेजेस वगैरह भी बजटेड पता है। आपको बजटेड एक्सपेंसेस इनकम्स दिए हुए, उनमें से एक्सपेंसेस इनकम से पेमेंट्स और रिसीट्स बनानी थी। अब तक हम ये कर रहे थे कि आपको बजटेड सेल्स या बजटेड परचेजेस दी हुई थी और उन्हीं से रिसीट्स और पेमेंट्स बनानी थी। अब मैं जिस लेवल पे शिफ्ट कर रहा हूं, आपको पिछले साल का डेटा दिया होगा, तो आपको पिछले साल के डेटा यानी पिछले साल की एक्सपेंसेस इनकम से पहले अगले साल की बजटेड एक्सपेंसेस इनकम तक पहुंचना पड़ेगा, फिर उनसे रिसीट्स पेमेंट्स तक पहुंचेंगे। नहीं समझे? जो सवाल जैसे भी स्प्रिंग 12 जो टेस्ट में था, इसमें आपको अगले 3 4 6 महीने की सेल्स दी हुई थी। जो उससे पहले क्लास में सवाल किया वो हॉस्पिटल स्कूल वाला क्रिस्टल लिमिटेड, फिर मैंने खुद बना के करवाया था, उनमें भी सेल्स दी हुई थी। हमने उन सेल्स से रिसीट्स निकाली थी। अब हम जिस लेवल पे शिफ्ट करने लगे हैं उसमें आपको पिछले साल का डेटा दिया होगा, मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेंसेस इनकम। आपको पहले अगले साल यानी बजटेड इनकम एक्सपेंसेस निकालने पड़ेंगे, उसके बाद फिर उनसे रिसीट्स पेमेंट्स तक जाएंगे। ठीक है? अच्छा, अब इनकी जो अगले साल की प्रोजेक्शन करनी है उसके हवाले से कैलकुलेशन समझें। 2019 में अगर रेंट एक्सपेंस 200 था और हम ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि अगले साल वाला रेंट 10% महंगा हो गया होगा, तो 2020 में कितना रेंट होगा? 10% महंगा हो गया होगा, 220। कैसे किया? 200 इंटू, ऐसे क्यों नहीं किया कि 2019 में जो रेंट था 2020 में उससे 10% ज्यादा हो जाएगा तो सिर्फ 20 लिख देता? ये अलहदा ट्रांजैक्शन है, ये अलहदा ट्रांजैक्शन है। बस हम वैसे कह रहे हैं कि जितना पिछले साल रेट चल रहे थे ना और जो साल का रेंट था अगला उससे महंगा होगा, तो महंगा होके कितना होगा वो ये होगा। तो हम अगले साल की प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो हमने इन्फ्लेशन का इफेक्ट डाल लिया, इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ना। पिछले साल की सेल्स 500 मिलियन थी रुपीस, अब हम 2020 की प्रोजेक्शंस कर रहे हैं और प्रोजेक्शंस में हमारा एस्टीमेट ये है कि यूनिट्स ने यानी वॉल्यूम, क्वांटिटी, इसने ग्रो करना है 20% और जो सेल प्राइस है इसने बढ़ना है 5%। अगले साल की सेल्स कितनी होंगी? जी हाँ, हमने पिछले साल जितने यूनिट्स बेचे थे, अगर 100 बेचे थे तो अगले साल 120 बेचेंगे। अगर पिछले साल प्राइस 100 रुपए थी तो अगले साल 105 हो जाएगी, ये मतलब है इस बात का। तो अगले साल की टोटल सेल्स कितनी होंगी? 525, 630, हाँ जी 630। कैसे 630 इंटू 1.05, पहले ये लिखूंगा, पहले ये लिखूंगा, जो मर्जी लिखे। 630 ऐसे बना है, क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि
क्योंकि ये जो सेल्स की वैल्यू सामने लिखी हुई है ना, ये दो चीजों से मिलके बनी है, यूनिट्स इनटू सेल प्राइस। ये भी ऐसा ही था, रेंट भी ऐसा ही था। नहीं, रेंट तो बस टोटल अमाउंट थी, इसका यूनिट से ताल्लुक नहीं था, तो इसने सिर्फ महंगा ही होना था। लेकिन जो वेरिएबल चीज होगी, यानी जिसका ताल्लुक यूनिट्स के साथ होगा, चाहे वो सेल्स है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो सेल्स कमीशन वगैरह है, उसमें क्वांटिटी चेंज का भी इफेक्ट आएगा और प्राइस चेंज का भी इफेक्ट आएगा। दोबारा समझें, ये जो 500 मिलियन है, मैंने ब्रेकअप बताया नहीं, लेकिन अगर होता तो ये इस तरह से बना हुआ है। मैंने ये अलग अलग नहीं बताए, लेकिन ये बना ऐसे हुआ है कि पिछले साल जितने यूनिट्स बेचे थे इनटू एक यूनिट कितने का था, ये ऐसी बनी है ना, सेल्स ऐसी बनी होंगी, यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया होगा रुपीस के साथ, ऐसा ही है। तो ये यूनिट्स और प्राइस मैंने बेशक नहीं बताए, लेकिन पता है कि 500 मिलियन ऐसे बना हुआ है। अब हम 2020 की प्रोजेक्शंस करने लगे। जितने पिछले साल यूनिट्स थे 20% उससे ज्यादा होंगे। अगले साल के यूनिट्स कैसे निकालूं? पिछले साल के यूनिट्स इनटू 1/2। ये मैंने यूनिट्स को बढ़ाया है, ये मैंने इन्फ्लेशन की है नहीं, यूनिट्स को बढ़ाया है। अच्छा, ये तो अब 2020 के प्रोजेक्टेड यूनिट्स निकल आए। जो पिछले साल सेल प्राइस थी, अगले साल वो 5% महंगी हो जाएगी। इसको 1.05, इस प्राइस को, ये नई सेल्स निकलेंगी। समझ आ रहा है कि नहीं? जो मैंने मिसाल सेल्स की ली है, ये बात किसी भी वेरिएबल चीज पे लग जाएगी, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट है, चाहे वो लेबर कॉस्ट है, कोई भी चीज जो वेरिएबल है ये उस पे लग रही है। क्योंकि जो चीज भी वेरिएबल होती है उसका टोटल ऐसे ही निकलता है, क्वांटिटी इनटू रेट। तो जो वेरिएबल अमाउंट यानी सेल्स मिसाल है, ये यूनिट्स इनटू रेट करके बनी हुई थी। हम अब जब अगले साल की प्रोजेक्शंस करने लगे हैं, तो हमारी प्रोजेक्शंस में सिर्फ प्राइस का बढ़ना नहीं है, क्वांटिटी का बढ़ना भी है। लेकिन इस ब्रैकेट में चूंकि मुझे ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो अगर ऐसा करने की बजाय ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई होके क्या आंसर आ रहा था? 500। तो इसको मल्टीप्लाई करके बना ले 500, और जो 500 आ गया उसको अब क्या करें? इनटू 1.2 इनटू 1.05। अब इसमें जो नहीं इस बात को समझ सके, क्योंकि मैंने तो सर्टिफिकेट वालों को भी पढ़ाना है, पास होने वालों को भी पढ़ाना है, समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो कंक्लूजन याद रख लें कि हम जब पिछले साल के डाटा से अगले साल की प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो जो फिक्स्ड खर्चे होते हैं उनमें सिर्फ इन्फ्लेशन होनी है, और जो वेरिएबल टोटल खर्चे हैं, वेरिएबल टोटल खर्चे, वेरिएबल टोटल आइटम्स, उनमें क्वांटिटी चेंज का इफेक्ट भी आना है और इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आना है। हम जब पिछले साल के डेटा से प्रोजेक्शंस करके अगला साल बनाने लगे हैं, तो जो टोटल फिक्स्ड खर्चे हैं उन्होंने सिर्फ इन्फ्लेट होना है, और जो टोटल वेरिएबल अमाउंट्स हैं उनमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी डालना है और क्वांटिटी चेंज का इफेक्ट भी डालना है। अगर पिछले साल का डेटा दिया हुआ है और हमने उसकी बेस पे अगले साल की प्रोजेक्शंस करनी है, तो जो पिछले साल की टोटल फिक्स्ड खर्चे वाली चीजें, टोटल फिक्स्ड खर्चे, उन्होंने अगले साल में सिर्फ इन्फ्लेशन ही होनी, जैसे ये किया। और जो टोटल वेरिएबल अमाउंट है, टोटल कह रहा हूं मैं, टोटल, जो टोटल वेरिएबल अमाउंट है उनको अगले साल की टोटल निकालना है, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी डालना है और क्वांटिटी का इफेक्ट भी डालना है।
अच्छा, अगर सिर्फ अगले साल की सेल प्राइस निकालनी होती तो फिर सिर्फ ये होता, फिर सिर्फ ये होना था। लेकिन क्योंकि हम एक टोटल अमाउंट को देख के अगले साल की टोटल अमाउंट तक पहुंच रहे हैं, तो क्वांटिटी का फैक्ट भी डालना है और प्राइस चेंज का फैक्ट भी डालना है। अभी अगर ये सब कच्चा कच्चा है तो प्रैक्टिस में पक जाएगा, पता नहीं। मैं कह रहा था कि अगर आपको पिछले साल की सेल प्राइस पता है और अगले साल की सेल प्राइस निकालनी है पर यूनिट, तो फिर सिर्फ 5%। सवाल पढ़ लीजिए, ये पूरा तो डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि सुबह मैंने रिसीट्स करा दी थी और पेमेंट्स परचेजेस करा दी थी, वहां तक कोशिश करता हूं पहुंचने की। सवाल पढ़ लीजिए आप, ऑटम 2016। अब सवालों का लेवल शिफ्ट होने लगा, लेकिन इसमें अच्छा, आपसे बजटिंग होने लगी और मुश्किल, और अगर आप को ये समझ नहीं आएंगे तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर सीए छोड़ दें, फिर छोड़ दें सीए, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग तो मुश्किल है। मैं उसको जिस हद तक आसान करके समझा सकता हूं मैं वो कर रहा हूं, लेकिन अगर अभी भी मेरा हाथ पहुंचने में कहीं देर लग रही है तो फिर आप थोड़े ऊपर उठे, आपसे ऑनवर्ड मुश्किलें और बढ़ने लगी हैं। तो डरा नहीं रहा, बता रहा हूं, तैयार कर रहा हूं आपको। घबराना नहीं आप। लोटस एंटरप्राइजेस के नाम से सवाल है, ऑटम 2016, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे, थोड़ा सा भी हो पाएगा, बाकी कल करूंगा इंशाल्लाह। पढ़ लें, लोटस एंटरप्राइजेस ऑटम 2016 अटेम्प्ट का सवाल है। इसमें सवाल क्या है कि वो पास होगा कि नहीं होगा, या आपने आईगैप का पेपर देख के सिर्फ ये फैसला करना है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसको करना भी है ना। तो टेस्ट देख के अगर आपने सिर्फ ये असेस कर लिया कि ये हो जाएगा, करोगे तो होगा ना। तो जब करने की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर आईगैप में भी नहीं कर सकोगे। इसलिए सिर्फ ये नहीं देखना कि बस ठीक है कॉन्सेप्ट समझ आ गया, टेस्ट का सवाल देखा, हाँ हो जाएगा, इससे नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो आईगैप में आपको जब प्रैक्टिस है ही नहीं कि सवाल पूरा सॉल्व करना है, तो तब कैसे पूरा सवाल करने लगना है। हर सब्जेक्ट डिफरेंट है जी। नहीं, ऐसे तो ठीक नहीं है। आप ये कह दें कि कॉस्ट ऑफ सेल से ट्रेडिंग बिजनेस में परचेजेस निकलती थी, यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकला करेगी। हाँ जी,
जैसा भी टूटा फूटा समझ आए गुजार लें एक बार नजर से। अच्छा, जो मैं आपको अभी कहा था और कहता भी हूं कि मुश्किल है, इसका मकसद ना आपको बेटा डिमोटिवेट करना है, ना आपको ये कहना है कि छोड़ दे, नहीं हो सकता। सिर्फ कहने का मकसद ये होता है कि अगर आप इसको बहुत कैजुअली लेके चलेंगे, जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स लेके चलते हैं, फिर बहुत मुश्किल में रहेंगे आप। कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफिकल्टी लेवल रिपोर्टिंग से ज्यादा है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिपोर्टिंग में या अकाउंटिंग में जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कॉन्सेप्चुअल गहराइयां या सवालों की कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है जितनी कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिपोर्टिंग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं और वो तो आप आराम से कर लेते हैं, तो उसकी एक वजह ये भी है कि अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ते आपको 1.5 साल हो गया होगा और कॉस्ट अकाउंटिंग आप पहली दफा पढ़ रहे हैं। एक रीजन तो ये भी है, और दूसरा रीजन जो मैंने पहले बताया कि ये सब्जेक्ट इटसेल्फ मुश्किल है। तो आपको जो मैं ये कह रहा हूं कि आप मुश्किल है, मकसद आपको ना ये मायूस करना है कि छोड़ के चले जाएं। सिर्फ आप अपना कैजुअल बिहेवियर छोड़ के मेहनत करके इसको समझ लें। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं समझाने की, आप एफर्ट कर लें। इसका रिजल्ट कुछ 4% थोड़ी होता है, बहुत लोग होते हैं पास। कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई देखा कितना रिजल्ट होता है? 30s 40 के आसपास होता है, तो 40% लोग हो जाते हैं पास। अच्छा, ये तो चलो आई कैप का हो गया ना, तो मेरे कुछ 70+ में हो जाते हैं पास। तो अब ये जो बाकी 70+ में पास हो जाते हैं, या 60s में, लेट 60s में बहुत टफ है, कभी 80 के करीब भी जा चुका हुआ है, 80 भी हो चुका हो, वरना 60s में रह जाता है अगर बहुत मुश्किल है। नहीं इतनी भी लूट नहीं मची 90s में। तो आप लोग एफर्ट करते रहे, साथ साथ चलते रहे, बस कैजुअल एटीट्यूड ना करना। कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, आ भी गए हैं तो आधी बात सुन रहे हैं, आधी नहीं सुन रहे हैं, कभी होमवर्क कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, छोड़ के आ जाते हैं। ये नहीं करना। इस वजह से आपको बार बार कह रहा हूं, टेक्निक सारी क्यूएम वाली है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने करना तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही होता है, तो पहले में भी सीख लिया था, फिर मुश्किल क्यों है? मैं ज्यादा डराता हूं। अच्छा, इतना मुश्किल वैसे लगा नहीं अब तक इसकी। फिर अच्छा, मैं कॉस्ट से ज्यादा डरा रहा हूँ, इतनी मुश्किल है नहीं, वैसे है मुश्किल। देखें, दो अप्रोचेज हैं, ये बाकी लोग भी सुने। अगर एक काम बहुत मुश्किल है और उसको शुरू में ही ये कहा जाए कि तो बड़ा आसान है, और जैसे मैंने मिसाल दी थी ना कि बच्चे को टीका लगाने लगे है ना, तो उसको कहेंगे कि नहीं बेटा दर्द नहीं होगी। अगर उसको पहले ही बता देंगे कि बहुत दर्द होनी, तो लगवाएगा नहीं, क्योंकि ये छोटा बच्चा है, आप हो गए हैं बड़े।
आप लोग अपनी मर्जी से खुद चल के यहाँ टीके लगवाने आए हैं। देखिए, मैंने आपको अब आप एक बहुत हाई लेवल पे आ चुके हैं, हाई लेवल इन अ वे कि आप एजुकेशन के एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं जहां पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं। पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी, जो इवन के एजुकेशन लेवल है ना, उसमें कितने ही लोग होंगे जो भी मैट्रिक से भी नीचे रहते हैं। जो पाकिस्तान में एजुकेशन है ना, लिटरेसी रेट, वो साइन करने वालों को कहते हैं। जो अपना नाम लिख सकते हैं वो लिटरेसी में आते हैं। तो आप उनसे कितने ही ज्यादा ऊपर हैं, और आप इस प्रोफेशन में अपनी समझबूझ के साथ आए हैं। अगर नहीं तो अभी भी सोच लें कि आप सही जगह आए कि नहीं आए। अब आप आ गए हैं और कैफ बिल्कुल एंड पे आ गया हुआ है। अब यहां पर आप वो उस छोटे बच्चे जैसे नहीं हैं। अब आप अपना भला बुरा समझते हैं, आप समझते हैं, यकीन करें आप समझते हैं, तभी भरी जवानी में यहां बैठे हुए हैं। आप अपनी जिंदगी के 5-6 साल लगा रहे हैं सीए में कम अज कम, और ये कोई भी 5-6 साल नहीं है, ये आपकी प्राइम जवानी के 5-6 साल हैं। अच्छा, अगर आप इस चीज को मजाक में लिए जाएंगे ना, तो ये वाकई टाइम जाया कर रहा हूं। आप अपनी लाइफ का जो प्राइम पीरियड है, आप वो यहां लगा रहे हैं, और किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा आपको। अगर भेज दिया था तो वो एएफसी था बस, या जो एएफसी अभी चल फिर के एएफसी तो ऐसी पास हो जाता है। एएफसी लिटरली देखें, अगर आप एएफसी भी पास नहीं कर सकते ना, तो आप वाकई सीए करने के काबिल नहीं है। वो तो आई कैप का एक एंट्री लेवल है, एएफसी सीए का हिस्सा नहीं है। ये जो एएफसी है ना, ये पहले एक पीपीटी टेस्ट हुआ करता था मेरे दौर में। मैंने जब पीपीटी पास किया था तो उस दौर में पाकिस्तान में से 108 लोगों ने पीपीटी पास किया था, और ये मेरी दफा बहुत ज्यादा था, वरना 35-40 लोग पास करते थे। वो जो पीपीटी पास करते थे वो फिर इधर आते थे। अब तो खैर उन्होंने ये कह दिया कि 50% से ऊपर है तो आप आ जाएं। तो एएफसी तो जस्ट एक एंट्री लेवल है। अगर आपको कोई मसला था तो वो आपको कैफ 1 में आइडिया हो गया होगा, जिन जाना होगा वो चले गए होंगे। कैफ 8 तक अगर आप हैं ना, तो आप अपनी मर्जी से हैं। अब जब आप अपनी मर्जी से हैं तो बेटा फिर आप उस बच्चे की पोजीशन पे नहीं है। अब इसमें 2 तरीके हैं। मैंने चूंकि सबको पढ़ाना होता है ना, तो 2 तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका ये है कि आपको हंसी मजाक करते कि बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, कोई मसला ही नहीं है, कॉस्ट तो हलवा है, ये करते करते मैं ले जाऊं। लेकिन इसमें सिर्फ वो लोग चल सकेंगे जिनका लेवल बहुत ऊंचा है। बाकी जो एवरेज, मेजॉरिटी एवरेज और बिलो एवरेज होती है, शुरू में तो उनको मेरी बात पे यकीन आएगा, चलो सर कह रहे हैं तो आसान ही होगा। लेकिन जब मुश्किलें शुरू होंगी ना, तो वो अंदर ही अंदर सोचेंगे कि शायद वो नहीं कर पा रहे, वो डीमोटिवेट होंगे। अगर मैं एक चीज कह रहा हूं कि ये मुश्किल आसान है, और जिससे नहीं हो रही, उसको लगेगा कि आसान भी उससे नहीं हो रहा, वो ज्यादा डीमोटिवेट होगा। हाँ, मैं पहले ही कहता हूं मुश्किल है, इससे कम है जो हौसला छोड़ बैठेंगे। बाकी बैठे तो हुए हैं ना, क्लास में तो बैठे ही होंगे, चाहे मेंटली सोच भी चुके होंगे अच्छा मुश्किलें नहीं होना हमसे, लेकिन चलो क्लास का हिस्सा है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात सुन भी रहे होंगे, सुनते सुनते शायद समझ भी आने लग जाए, करते करते सवाल हो भी जाए। इससे जो कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा मुश्किल है, मेरे से तो हो रहा है, ये चाहिए मुझे। अब इसमें अगर मैं मुश्किल कहूंगा तो उसमें कम लोग अफेक्ट होंगे, मैं आसान कहूंगा तो ज्यादा लोग अफेक्ट होंगे। आसान कहूंगा ना, और मुश्किल है, मुश्किल ऑब्वियसली है। ये जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, मुश्किल है। और अभी तो मैंने बजटिंग के अभी हाई लेवल के सवाल शुरू करने हैं, अभी प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़नी है, अभी सीवीपी पढ़ना है, वेरिएंस रहता है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। अभी तो शुरू हुई है पार्टी, तो मुश्किल तो है। तो अगर आसान कहता रहता तो आप अंदर ही अंदर सोचते रहते कि ये तो आसान है, मुझसे शायद नहीं हो रहा, इसलिए बेटा मैं मुश्किल कहता। लेकिन ये मेरा बताने का, आपको एक्सपोज करने का मतलब ये नहीं था कि आप आइंदा कहें सब तो एम ही कहते रहते हैं।
मुश्किल है। और मेरे इस तरह बार बार कहने से आप ज्यादा अटेंटिव होते हैं तो आपको चीजें समझ आ रही हैं। जब आप अभी दिन का वक्त है, खैर चले, अभी भी अगर इस रूम की सारी लाइटें बंद कर देना तो फौरन अंधेरा होगा, फौरन कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ देर में दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो कुछ देर में क्या कहीं से रोशनी आने लग जाएगी? नहीं, आपकी आंखें एडजस्ट हो जाएंगी। अगर आपको एकदम से अंधेरा लगा तो आप एकदम से छोड़ बैठे तो अंधेरा है, लेकिन जब आपने अपने आप को एडजस्ट किया तो उसमें नजर आने लग गया। तो इसलिए मैं पहले आपको मुश्किल कहता हूं, लेकिन आप कोशिश करते हैं, मुश्किल समझ आनी शुरू हो जाती है, बस कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका। तो इसलिए मैं बार बार कहता रहूंगा और आप भी कैजुअल मत रहिए, इसको बाकी सब्जेक्ट से मत कंपेयर करके चलें कि फलाने सब्जेक्ट तो मैं 1.5 घंटे में कर लेता हूं आराम से, ये तो 4 घंटे लेके बैठा रहता हूं। ये सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट है, लेकिन डुएबल है, करते हैं लोग पास। हर क्लास में तकरीबन हर क्लास का सेम रिजल्ट होता है, तकरीबन, अनलेस कि कोई बहुत अजीब सा सेक्शन ना बन जाए। तकरीबन हर सेक्शन का सेम रिजल्ट आ रहा होता है हर सेशन में। जैसे मैं जब बैक में था तो मेरे कॉस्ट के 3 सेक्शन होते थे, तो हर सेक्शन के बस 2-3% ऊपर नीचे फर्क था, तकरीबन सेम रिजल्ट होता था। तो हर सेक्शन में, अब ये तो नहीं होगा ना कि कोई खास सेक्शन था जिसमें सारे ही लाइक 70% लोग पास हो गए। सब सेक्शन में मिक्स एक ही जैसे होते हैं। ऑन एन एवरेज सारे स्टूडेंट्स, हर गैदरिंग एक ही तरह की होती है। तो इस क्लास में से भी हो जाएंगे लोग पास। तो इसलिए इम्पॉसिबली डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट है। चले आगे, रिसीट्स करा देता हूं, पेमेंट्स तो रह गई, रिसीट्स कराता हूं। फॉर द ईयर 2016 का डाटा दिया हुआ है, 2016 का डाटा दिया हुआ है, और कहा है कि नेक्स्ट ईयर का हम बजट बना रहे हैं, तो 17 का ही बना रहे होंगे फिर। मंथ वाइज लिखा हुआ है, तो मंथ वाइज तब करना जब कहा हो मंथ वाइज। कैश सेल्स नहीं है, नहीं होंगी, होंगी, पिछले साल नहीं थी, 17 में होंगी। पिछले साल की आपको टोटल सेल्स दी हुई है, कितनी? ये टोटल है कि क्रेडिट है? ये टोटल है। अब वो पिछले साल टोटल ही क्रेडिट थी, लेकिन ये टोटल है, ये मैंने टोटल की नियत से यहां लिखा है। ये पिछले साल की टोटल सेल्स की फिगर है। पॉइंट नंबर 1, पहला बुलेट पॉइंट, नहीं, हाँ जी, पहले बुलेट पॉइंट से ऊपर, पॉइंट नंबर 1, सेल्स वॉल्यूम इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय, तो वॉल्यूम यानी यूनिट्स की बात हो रही है। तो अगले साल सेल्स का वॉल्यूम यानी क्वांटिटी की इंक्रीज 30% आएगी, तो अगले साल की हो जाएंगी सेल्स ये। इन टोटल में से 20% लोग कैश के लिए आएंगे, और जब वो कैश सेल के लिए आएंगे तो हम उनको प्राइस में 2% की कमी कर देंगे। टोटल सेल्स 17 की, कैश सेल्स, और वो 2% सस्ती, 764.4। डेटर्स, बस ये रिसीट्स पूरी करके फिर छोड़ता हूं, फिर कल पूरा करता हूं उसको। अच्छा, इसके फौरन बाद क्लास होती है कोई आपकी?
वैसे पूछ रहा हूँ, पीसीएससी होती कितने बजे होती? 2 बजे होती। इसी के अंदर गार्ड डाउन पैक में 2 बजे। चले कल मैं एक्सटेंड करूंगा क्लास, क्योंकि ये सवाल पूरा करके एक और कराना है मैंने, तो 15-20 मिनट 25 मिनट तो कर ही दो, बस 5 मिनट का रास्ता है पैक। जी 2% सस्ती हो जाएगी प्राइस। हम उनको 2%, ये पहले बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि हम उन कैश वालों को 2% डिस्काउंट देंगे। कैश सेल्स डेटर्स, अच्छा उधर बैग में पीसीएससी को मुझसे शुरू से मसला था, मैं हमेशा क्लास लेट छोड़ता था, तो खैर है। क्रेडिट सेल्स 2016 में कितनी थी? कितनी? 3000। लेकिन ये तो टोटल थी, तो यही क्रेडिट थी। डेटर से रिसीट्स के लिए क्रेडिट सेल्स चाहिए ना, वो निकाल रहा हूं। ये 16 की है, तो 17 की कितनी होगी? 80%। 2017 की क्रेडिट सेल्स होंगी 3000, इनमें वॉल्यूम चेंज आएगा इनटू 1.3 और इनमें से 80% क्रेडिट होंगी 31। जी हाँ हाँ हाँ, पॉइंट 1 में बुलेट पॉइंट में कहा है कि हम 2% प्राइस कम करेंगे तो कैश सेल के लिए लोग आ जाएंगे, तो कैश सेल्स के लिए ही है ये 2% की कमी, क्रेडिट के लिए नहीं है 2% की कमी। अच्छा अब क्रेडिट सेल्स मिल गई, रिसीट्स निकालते हैं। रिसीट्स के लिए क्या मामला तय है? पहले 45 डेज होता था। सेकंड बुलेट पॉइंट, द प्रेजेंट, यानी 16 की बात हो रही है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी डेटर से पैसे आते जो टाइम लग जाता था वो 45 दिन था। 16 में 45 दिन के क्रेडिट पीरियड की क्या सिग्निफिकेंस, क्या होगा फिर? 16 के आखिरी 45 दिन के पैसे 17 में मिलेंगे, तो हम 17 का बजट बना रहे हैं। ये पॉइंट दोबारा सुने, कल ही थी ये बात कि जो क्रेडिट पीरियड है उतने दिन फिर अगले पीरियड में कैश चला जाता है, तो 16 में क्रेडिट पीरियड 45 दिन होता था, तो 2016 के आखिरी 45 दिन में होने वाली सेल्स के पैसे अब 17 में मिलेंगे, ये वो होंगे, यानी 3000 इंटू 45/360, 375। में आके क्या होगा? 40 दिन। 40 दिन का मतलब है कि 2017 की सेल्स के जो आखिरी 40 दिन है वो तो चले जाएंगे 18 में, बाकी 320 दिन वो 17 में ही मिल जाएंगे। इकतीस 20 के 320/360, 277 3.33, ये बन गया 3148.33।
1.2. यहाँ आसपास जुम्मे की और का टाइमिंग है 2 बजे किधर है 2 बजे किधर है क्यों तो इस दफा यहाँ पढ़ लेना यार इस दफा यहाँ पढ़ लेना हाँ जी चले ठीक है फिर ऐसी वो मसलक का फर्क भी हो सकता है टेंशन में आ जाएंगे आप लोग इसको कल पूरा करता हूँ